बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। गुफ्तगू शुरू करने से पहले आपको चांद रात की बहुत बहुत मुबारक और ईद की भी बहुत बहुत मुबारक और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियां जो हैं उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज का हमारा शो एक लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शो है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक जो है वो उसके बारे में इल्म होना नाज़रीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पेगासस जो इजरायली सॉफ्टवेयर है और जिसके ज़रिए भारतीय सरकार ने और उसके अलावा 20 और ममालिक के अंदर बहुत से अहम लोगों के और जर्नलिस्ट के जो फ़ोन हैक किए, वो मौजूद बहस बना हुआ है। और बात हो रही है कि क्या गवर्नमेंट को इस चीज़ का हक था कि वो किसी की प्राइवेसी के ऊपर हाथ डाले। और ख़ास तौर पे जब हम सुनते हैं कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो उस वक्त अपोजिशन में थे उनका भी जो है फ़ोन हैक किया गया और इसी तरीके से आर्मी पर्सनल्स के, तो ये एक बहुत बड़े ख़तरे के तौर पे सामने आ रहा है। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो हैकिंग है या फिर एविस ड्रॉपिंग जिसे कहते हैं, ये कोई नया फिनोमिना नहीं है। विलियम ब्लम की किताब रॉक स्टेट द गाइड टू वर्ल्ड्स ओनली सुपर पावर, उसमें उन्होंने पूरा एक चैप्टर लिखा है कि किस तरीके से अमेरिकन जो हैं वो जो मुख्तलिफ ममालिक खासतौर पे ईरानियंस और अपने दोस्त और अपने दुश्मन ममालिक के सिस्टम्स जो हैं वो हैक करते रहे हैं, खासतौर पे जो सफारत खानों में होते हैं जिनके जरिए आप सीक्रेट केबल्स अपने ममालिक को भेजते हैं। हमारा आज जो फोकस होगा वो इंडिया होगा और हम बेसिकली जो भारतीय इस वक्त सरकार है, मोदी सरकार, उसकी कारकर्दगी के ऊपर हम बात करेंगे कि वो उन्होंने किस तरीके से एक होल्ड रखा हुआ है अपने मुल्क के ऊपर और किस तरीके से वो लोगों को ब्लैकमेल करके अपने खिलाफ किसी भी किस्म की डिसेंट जो है उसको खत्म कर रही है। और इसमें आपको बताता चलूं कि जो लास्ट इलेक्शन हुए हैं भारत के, उसमें एक स्कैंडल भी सामने आया था। कोबरा पोस्ट नामी एक ऑर्गेनाइजेशन है जर्नलिस्टों की, उन्होंने सीक्रेट जो हैं ऑपरेशंस किए और उन्होंने ये साबित किया, एविडेंस इकट्ठा किया कि बीजेपी सरकार ने सेलिब्रिटीज को पैसे देते ही रही ट्वीट्स के लिए, फेसबुक पोस्ट के लिए, और एक एक ट्वीट के ऊपर करोड़ों रुपए जो है वो उनसे नवाजा गया। और जिन लोगों ने वो पैसे लिए, ये उनमें से अक्सर वो लोग हैं जिन्हें हम बड़े ऊंचा समझते हैं, क्योंकि भारतीय फिल्मों के तो हम सब शौकीन हैं ही हैं। और वो हमारे हीरोज जो हैं दरअसल आलाकार थे जिन्होंने चंद टकों की खातिर जो है अपने मुल्क की बर्बादी का सामान किया और बीजेपी को मुसल्लत किया। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनके साथ हैं मंसूर खान, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उनके साथ मौजूद हैं नईम कुर्बान जो अभी दोबारा हमारे साथ जो है शरीक हो चुके हैं। और मज़े की बात यह है कि आजकल इंडिया जो है वो पश्तूनिस्तान और वो पश्तूनों को बड़ा बहकाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं ये बताना चाहूँगा इसको कि ये तीनों बंदे जो बैठे हुए हैं, बशमूल मेरे चारों, हम सारे पश्तून ही हैं। तो आज पश्तून जवाब देंगे कि हिंदुस्तान की औकात क्या है। तो मंसूर, आपकी तरफ आऊँगा सबसे पहले, क्योंकि आप मेरे साथ डिस्कस भी कर रहे थे। ये हिंदुत्ववाद की गवर्नमेंट ने इंडिया को दिया क्या है यार? जरा कुछ इस पे आप तफसीली जो है ना बात हमें बताएं। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, बड़ा जबरदस्त आपका इंट्रो था। अच्छा, ये जो पेगासस या ये जो अभी फोन हैकिंग का इशू सामने आया, आपको पता है ये एक इजरायली कंपनी है और ये इन्हीं का सॉफ्टवेयर था जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। और ये आपको पता है हैकिंग का मामला जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है, खास तौर पर इलेक्शंस के दौरान ये बहुत ज्यादा देखने में आता है। अभी पिछले मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने कुछ अमेरिकन के फेसबुक अकाउंट तकरीबन 40 से 44 हल्कों में हैक करके उनका डाटा देखा और फिर देखा कि वो किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म की पोस्टें करते हैं। फिर उन्हें उसी तरह में जो था वो डोनाल्ड ट्रंप की एक कैंपेन चलाई गई, उन्हें कायल किया गया कि जो उनकी पसंद नापसंद है डोनाल्ड ट्रंप उन पर पूरा उतरते हैं। और ये जो कंपनी है इसका इसराइल के साथ, सॉरी, इंडिया के साथ कनेक्शन इस सेंस में सामने आता है कि वहां पे भी फोन हैक किए गए। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि जहां भी आपको कोई इस किस्म का स्कैंडल या कोई इस किस्म की कोई साजिश मिलेगी तो उसमें या तो इंडिया कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व होगा या इसराइली कोई ना कोई उसमें आपको कनेक्शन मिलेगा। और इंडिया और इसराइल का कनेक्शन जो आपस में है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का कनेक्शन है। ये दोनों ममालिक जो हैं ये हर नेगेटिव काम एक दूसरे से सीखते हैं। वहां पे वो पैलेस्टीनियंस को सुप्रेस कर रहे हैं और बिल्कुल उसी तरह उसी मॉडल के तहत ये इंडिया जो है वो कश्मीरियों को और अपने दीगर स्टेट्स में आवाम को सुप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा,
दोनों ही एक्सपेंशनिज्म पे यकीन रखते हैं। आपको पता है कि ग्रेटर इसराइल का एक जो है वो बड़ा पुराना इनका फिनोमेना है, जिसमें वो एक तो वैसे ही वो इलीगल लैंड है, लेकिन वो मजीद एक्सपेंड करके वो आधे से ज्यादा मिडल ईस्ट पे वो अपने आप का वो समझते हैं कि ये हमारा है। इसी तरह अखंड भारत है, वो सेम वही ग्रेटर इसराइल की सोच को अगर आप हिंदू जाइनिज्म की तरफ ले जाएं तो वो समझते हैं कि जितना भी सब कॉन्टिनेंट है, ये चाणक्य के दौर से जो चल रहा था, जो पहले 27 एम्पायर हुआ करती थी इंडिया की, वो सारा जो है वो इंडिया होना चाहिए, और यही आरएसएस की फिलॉसफी है। अच्छा, ये जो एक्सपेंशनिज्म है, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि यार ये तो सारी सुपर पावर्स हैं, ये इस पे बिलीव करती हैं, लेकिन वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक तो होता था एम्पायर्स हुआ करती थी, एक्सपेंड किया जाता था, और वहां पे जो रहने वाले थे उनको बिल्कुल अपने माहौल में जज्ब कर लिया जाता था। लेकिन जब से ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई थी 1648 में, तो उसके बाद एक नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आ गया था। उसके बाद एक्सपेंशनिज्म उस एक हद तक हुई थी, लेकिन जो लोकल पहचान थी वो भी बाकी रहती थी। जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा किया तो इंडिया की लोकल पहचान बाकी रही थी। इसी तरह आप मतलब मुख्तलिफ मिसालें आपको मिलेंगी, इस तरह की मिसालें मिल जाएगी। तो ये दोनों जो है वो उस पर बिलीव करते हैं। अब आप ये देखें कि जो इंडियंस हैं उनका जो आपको एक कनेक्शन नजर आता है नाजीज के साथ, वो आपको पता है वो सिंबल है स्वस्तिका का, जो नाजीज यूज किया करते थे। यही जो है आरएसएस भी सिंबल से बड़ा प्यार करती है, और ये उसको हजारों साल पहले संस्कृत के साथ जोड़ते हैं। एक मुझे आर्टिकल याद आ रहा है कि हिंदू का जो रिलेटिवली इनका एक सेक्युलर न्यूज़पेपर है, उसमें एक आर्टिकल 2015 में पब्लिश हुआ था। उसमें मोदी की एक तस्वीर दिखाई गई थी जिसमें वो एक आरएसएस की सेरेमनी अटेंड कर रहा है, और ना सिर्फ वो स्वास्तिका का सिंबल उन्होंने यूज किया, बल्कि वो हाथ भी इस तरह उन्होंने रखा हुआ जैसे वो नाजीज जो थे वो हेल हिटलर कहते वक्त यूज किया करते थे। लेकिन दूसरी साइड पे आप देखें तो ये इतना ज्यादा एक कंट्राडिक्टरी है इजरायली रिलेशन के साथ कि इजरायलीज उतना ही ज्यादा हिटलर से नफरत करते हैं जितनी ज्यादा ये आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो ये बड़ा अजीब किस्म का कंट्राडिक्टरी और लव एंड हेट टाइप का रिलेशनशिप है, जो आपको इस टाइम आज की सूरत हाल में बहुत ज्यादा कॉमन नजर आएगा। फिर आप ये देख लें कि मीडिया प्रोपेगेंडा में दोनों ही बहुत ज्यादा है। अभी रिसेंटली हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब ने CNN को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्हें काफी ज्यादा आग लग गई थी, डीप पॉकेट्स की उन्होंने बात की थी। तो मीडिया में आपको इजरायली और इंडियन डीप पॉकेट्स दोनों मिल जाएंगे, उसकी कई आपको मिसालें नजर आएंगी। मिसाल के तौर पर इंडियन क्रॉनिकल्स का मामला नजर आ जाता है, वो हमने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, यूएस डिसइंफो लैब का। फिर ये झूठा प्रोपेगेंडा करने में बड़े मास्टर्स हैं। तो याद होगा कि कुछ अर्सा पहले मुंबई अटैक्स हुए, वो किस तरीके से हुए, वो लंबी बहस है। उसके बाद एक पाकिस्तानी कश्ती का इन्होंने ड्रामा रचाया था कि वो कश्ती टेररिस्ट या कोई एमुनिशन लेके जा रही थी और उसे इंडियन नेवी ने या इंडियन कोस्ट गार्ड ने उसको तबाह कर दिया था। फिर उन्हीं का अपना एक जर्नलिस्ट था प्रवीण स्वामी, उसने इस ड्रामा को एक्सपोज कर दिया था। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है ना, इसने इंडिया को तो टेक ओवर कर लिया। अभी आपने खुद कोबरा पोस्ट की मिसाल दी, जो बेसिकली जो है वो तहलका एक इनका बहुत बड़ा स्कैंडल आया था अर्ली 2000 में, ये उसी से लिंक्ड है। इन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था मेरे ख्याल में कोबरा 136 के नाम से। तो वहां पे ये इनके सारे मीडिया मालिकान जो बड़े बड़े टाइम ऑफ इंडिया से लेकर रिपब्लिक से लेकर ये सारे इस तरीके से एक्सपोज हुए थे कि ये बाकायदा कह रहे थे कि हम तो हिंदुत्व के सिपाही हैं। और आपने खुद ही कहा कि इन्होंने अपने अपने ही मुल्क की बर्बादी की बुनियाद रखी है। इवन आप अगर प्री पार्टीशन भी चले जाएं तो नेहरू और जो आपको पटेल नजर आते हैं वो बेसिकली खुद तो अपेरेंटली तो वो एथियस्ट अपने यही वजह थी कि जसवंत सिंह अपनी किताब जिन्ना इन पाकिस्तान में खुद लिखता है कि जिन्ना जो थे वो शुरू में पार्टीशन के हामी नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने इनकी हरकतें देखी तो फिर इन्हें पता लगा कि ये तो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद बिल्कुल टेक ओवर कर लेंगे, तो हमें पार्टीशन ही वाहिद हल है। उसके बाद फिर आपको पता है कि जब इंडिया बन गया तो फिर नेहरू वगैरह को एहसास हुआ कि ये तो काम खराब हो जाएगा, अगर इसी तरह हमने इनकी फिलॉसफी पे काम जारी रखा तो फिर इंडिया के मजीद टुकड़े हो सकते हैं। फिर उन्हें एहसास हुआ, फिर उन्होंने एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फिर आपको याद है क्या हुआ कि गांधी को कत्ल करने वाला कौन था? ठीक है, कोई मतलब कोई बुरहान वानी तो नहीं था, नथुराम गोडसे था जो आरएसएस की फिलॉसफी का प्रचारक था, उसने गांधी का कत्ल किया था। और नेहरू भी इवन जो है वो अगर कुछ ऐसा जिंदा रह जाता तो वो भी नहीं के हाथों मारा जाता। तो अब के हालात में भी आप देख लें कि जिस तरीके से वो पूरे इंडिया पे इस टाइम जो डिसेंट का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। वहां पे अभी खैर उस तरीके से जर्नलिस्ट पे हमले तो नहीं हो रहे जिस तरीके से मतलब पैलेस्टीनियंस के जर्नलिस्ट को मारा गया, या लेकिन ये है कि कश्मीर में वो सूरत हाल काफी खराब हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पूरे इंडिया को अपने लपेट में लेने वाली है। और मेरा ख्याल है कि अब कंट्रोल सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल जो सेन इंडियंस हैं वो कुछ किसी हद तक बोलना तो शुरू हुए हैं, लेकिन ये है कि जो वो काफी पुरानी ब्रीड है वो आपको नजर आती है, अरुंधति राय हो गई या प्रशांत भूषण हो गए, ये अब काफी बूढ़े हो गए हैं, ये एनर्जेटिक भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि उनकी जो नई ब्रीड आ रही है उसको ये बात सोचनी पड़ेगी कि अगर तो वो इंडिया को यूनाइटेड रखना चाहते हैं, अगर वो ये रीजन पावर बनने के ख्वाब देख रहे हैं कि उन्हें चाइना से कम्पीट करना है,
तो उसके लिए उन्हें आरएसएस की फिलॉसफी से जान छुड़ानी पड़ेगी, वरना एक इंडिया में से कई इंडिया निकलते हुए ना देखा होगा। इधर मैं शामिल करना चाहूंगा अयाज को। अयाज वो बड़ी मशहूर कहानी है कि 3 हार्वर्ड ग्रेजुएट्स अफ्रीका के जंगल में जाते हैं, जंगली पकड़ लेते हैं, कहते हैं रात का डिनर आ गया, सरदार के सामने लेके जाते हैं, तो सरदार इन्हीं तीनों का क्लास फेलो होता है हार्वर्ड का। वो कहते हैं कि ये जान में जान आती है, कहते हैं कि यार जान बच गई, तुम तो सिविलाइज्ड बंदे हो, तुम्हें पता है कैनिबलिज्म कितना बड़ा जुर्म है और खिलाफ इखलाक है। तो सरदार कहता है कि तुम्हारी बातें ठीक हैं, ये वाकई जंगली हैं, ये तुम्हें खाएंगे हाथों से और मैं तुम्हें खाऊंगा छुरी कांटे से। तो ये बेसिकली अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स को देखें तो सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड कैनिबल्स जो है वो नजर आ रहे हैं। अगर कोई ये समझे कि कांग्रेस जो है वो बड़ी जबरदस्त रही है, तो हिस्ट्री उठा के देख लें, कांग्रेस के दौर में जितने दंगे फसाद हुए और मुसलमानों का या क्रिश्चियंस का कत्लेआम हुआ है, उससे वो इस बीजेपी के जमाने से कम नहीं है। बस वो सिविलाइज थे, दरमियान में गोल्डन टेम्पल का वाकया आपके सामने। हाँ जी, वो सिखों के साथ इमरजेंसी किया है, पर सिखों के साथ, यानी कि मैं कांग्रेस के दौर में हुआ, यानी कि मैंने जब ये इस पे मैं रिसर्च कर रहा था और ये दिल्ली मैसेक्योर 4000 बंदे को जिस तरीके से बेदर्दी से जला के मारा है, तो कांग्रेस ही थी, वो बीजेपी तो नहीं थी ना। तो मैं अयाज आपके तरफ आऊंगा कि ये सिविलाइज्ड जो कैनिबल हैं वो तो इस वक्त इक्तदार में नहीं है, जो अनसिविलाइज्ड जंगली हैं उनके इक्तदार में इंडिया कहाँ पे पहुंच गया यार। हंगर इंडेक्स में जो है कहाँ पे उसकी पोजीशन आ गई है, पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा भूखनंग इस वक्त इंडिया में है। और क्या हो रहा है कि दिल्ली के बाहर किसान सितंबर का बैठा हुआ है और कोई उससे बात करने का रवादार नहीं। तो आप किस साइड पे ये बीजेपी के इस दौर में हालात जाते देख रहे हो? थैंक यू बिलाल साहब। मंसूर ने बड़ा अच्छा उन्होंने कवर किया है सारा। अगर इंडिया को आप देखें तो उनकी जो आइडियालॉजी जो अगर आप देखेंगे वो क्या है एक्चुअली, अगर आप जिस तरह आपने बात की है कि इंडिया की दोनों जमातें, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तो इनका वही है जो आपने एक्सप्लेन किया। लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि जिस दौर में हम रह रहे हैं, तो ये जिसे आप कहते हैं ना कोलोनाइजेशन का दौर, वो एक था। फिर अब ये डिजिटल कोलोनाइजेशन मैं से कहता हूँ कि ये उस दौर में हम रह रहे हैं। अब इसको अगर आप नरेंद्र मोदी को अगर आप देखें, जब से ये आए हैं गवर्नमेंट में, तो इन्होंने ये डिजिटल जो एक इनकलाब आया है उसको इन्होंने पूरे का पूरा इस्तेमाल किया है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, या फिर दीगर जितनी भी आपके डिवाइसेस हैं या टूल्स हैं, उन्होंने उन सब का इस्तेमाल किया है अपनी आइडियालॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। जहाँ तक मंसूर ने बात की है कि नौजवान जो हैं या इंडिया की जो मैसेज हैं, तो उन मैसेज को तो इन्होंने इस कदर जकड़ लिया हुआ है इस हिंदुत्व से, और एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम, और एक अजीब सी उनकी एक ना मेंटेलिटी तो बना दी गई है वहाँ पे। अब देखिए कि ये सारे की सारी चीज़ें क्यों इस्तेमाल की जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अपनी जो है वो स्टैंडिंग या अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए मैक्सिमाइज उसको किया जा सके। जहाँ तक वहाँ की गुर्बत का आपने बयान किया, तो गुर्बत तो वहाँ पे पहले भी बहुत ज़्यादा थी। नरेंद्र मोदी के आने से एक्सपोज ज़्यादा हो गई है, मैं ये कहूँगा। क्योंकि अब चीज़ें आपने कोविड में के दौरान देखी कि वो किस तरह से वो था, तो उससे पहले भी सूरत हाल तो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब सूरत हाल कुछ वाजे हो गई है। तो इस कोविड ने एक्सपोज किया है, क्योंकि न्यूज़ आपके पास हर वक्त आ रही हैं, एक फोकस भी हो गया था। अभी जो रिसेंट जो एक स्ट्रेन जो इसकी वायरस की, जिसको आप इंडियन वायरस कह लें या जो मर्जी कह लें, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा फोकस इस तरफ हुआ है। तो ये मुझे ये एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि फोकस अब हुआ है, तो चीज़ें पहले से ही वहाँ पे ख़राब हैं। चाहे वो ह्यूमन राइट्स का हो, चाहे वो हंगर हो, चाहे वो लोगों की गुर्बत हो, चाहे वो वहाँ पर आप लिटरेसी रेट को देख लें। तो इन्होंने जकड़ा हुआ था। जैसे एक पहले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि इन्होंने एक हॉलीवुड, इनका जो बॉलीवुड है या फिर इनकी क्रिकेट है, तो इसके ज़रिए से उन्होंने एक इमेज क्रिएट किया हुआ था, एक बनाया हुआ था कि बस वहाँ पे सब अच्छा है। इनका बॉलीवुड को उठा के देख लें तो उसमें एक ऐसा नज़र आता है इंडिया जैसे पता नहीं इससे अच्छा तो है ही नहीं। लेकिन अगर आप पुरानी इनकी फिल्में अब उठा के देखें कि जो जो आर्ट फिल्में हैं जिनको इतना ज़्यादा नज़र ही नहीं आता, नसीरुद्दीन शाह या इस तरह के लोग जो फिल्में बनाते हैं वो दिखाते हैं असली इंडिया है क्या। किसी दिन अगर आपको मौका मिले वो देखिएगा। तो कहने का मकसद ये है कि इंडिया के अंदर कोई तब्दीली उस तरह से नहीं आई। अगर आप आजकल जो ये सर्वेलेंस के हवाले से या स्टॉपिंग या फिर आप ये कह लेंगे स्पाइंग, जो ये सारा सिलसिला आपको नजर आ रहा है, तो ये भी कोई नई चीज नहीं है। मुझे तो कोई एक जिसे कह लेंगे अचंभा या कोई वो हैरत नहीं हुई। तो स्टेट्स तो
हर वो टूल इस तरह के इस्तेमाल करेंगी जिससे वो कंट्रोल कर सके अपने अवाम के ऊपर भी, और जितना उनके दुश्मन जिनको वो समझते हैं या अपोनेंट्स जिनको समझते हैं उसके हवाले से। इस हवाले से अगर आप इसराइल को देखें तो इसराइल फ्रॉम द बिगिनिंग वो इसमें बहुत आगे है। वो इस हवाले से टेक्नोलॉजिकली उसने बड़ा काम किया है। मैं अभी देख रहा था कि 2010 में लेबनान के अंदर इनका एक नेटवर्क इस तरह से ही पकड़ा गया था। उन्हें मतलब डिवाइसेस पकड़ी गई थी जो इन्होंने पहाड़ियों के ऊपर रखी हुई थी, और एक फेक जो है ना वो पत्थर बना के तो उस पर छुपाई हुई थी जिससे ये कर रहे थे। अभी रिसेंटली आप देखिए कि 2019 में एक डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो स्पाइंग एक वो गैजेट्स वहां पे पकड़े गए, क्या कहते हैं अपना व्हाइट हाउस के बाहर से स्ट्रिंग रेज नामी उनका कोई डिवाइसेस थी। तो दिस इज नॉट समथिंग न्यू। और फिर ये जो 2019 में ही आपको याद होगा कि फेसबुक जो है वो चली गई थी कि जी हमारे जो है इसके ऊपर इनके खिलाफ एनएसओ के खिलाफ कि जी ये वहां बैठ के तो हमारे सर करे वो कैलिफोर्निया की कोर्ट में चले गए थे। तो थिंग्स आर ऑलरेडी देयर, दे आर स्पाइंग, दे आर डूइंग एवरीथिंग। और जहां तक रही बात आपकी डेमोक्रेटिक स्टेट, तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो सो कॉल्ड कहा जाता है। तो आई डोंट थिंक इस तरह की कोई चीज है। इसराइल के साथ इंडिया का कनेक्शन क्या है? इसराइल क्या कर रहा है वहां पे? इसराइल ने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, बल्कि एक लेबोरेटरी बनाया हुआ है पैलेस्टाइन को, और वहां पे वो अपनी तमाम चीजें इस्तेमाल करता है, चाहे उसकी सर्वेलेंस की डिवाइसेस हो, चाहे वो दूसरी अपने बॉम्ब्स हो, अपने जिसे कह लें कि वेपन्स हो। तो ये न्यू वेपन है ना। अब आप कहें कि ये जो साइबर वेपन है वो एक नया वेपन है जो कि इस्तेमाल हो रहा है और बड़े पैमाने के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। तो इस हवाले से अगर ये इंडिया इस तरह से कर रहा है तो डेफिनेटली वो हर वो डिवाइसेस इस्तेमाल करेगा अपने दुश्मनों को जेर करने के लिए, अपने अपोनेंट्स को जेर करने के लिए। तो एज फार एज द ह्यूमन राइट्स वायलेशन इज कंसर्न, तो कश्मीर की वायलेशन इतनी ज्यादा जहाँ पे हो रही है, वहां पे कंटेंटमेंट है आप वहां की आवाम को, तो इसके ऊपर मुझे नहीं समझ आती कि ये जो कांग्रेस है वो क्यों शोर मचा रही है। इनके अपने वहां पे तो कोई प्राइवेसी का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, वहां पे तो कोई रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन और ह्यूमन राइट्स की कुछ नहीं हो रही। तो आज इनको ये मोदी की इसकी बुराई नजर आ गई है कि वो शॉपिंग कर रहा है, वो इनको वो कर रहा है। तो आई डोंट फाइंड कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई अचंभे की बात है। नहीं, मैं आपकी तरफ में आऊँगा और मेरे सवाल का जवाब मेरे ख्याल में आप ही सही तरीके से दोगे। देखो, नेशनल पावर पढ़ी हम तीनों आईआर के स्टूडेंट, ये चारों यहाँ पे आईआर के स्टूडेंट बैठे हुए हैं। नेशनल पावर के अंदर जो आपकी पॉपुलेशन और ख़ास तौर पे जब आप नेशनल कैरेक्टर और मोरल की बात करते हो तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हैं एलिमेंट्स नेशनल पावर के समझे जाते हैं। इंडिया के अंदर हम देख रहे हैं कि जब से मोदी साहब आए हैं तो पॉपुलेशन के अंदर मुसलमान छुपता फिर रहा है। उनको दाढ़ियों से पकड़ के 80-80 साल 90-90 साल के बुजुर्गों को दाढ़ियों से पकड़ के बदतरीन तशद्दुद और बदतमीजी का जो है वो निशाना बनाया जाता है। हुकूमत की इनकम्पिटेंसी इस इंतहा पे पहुंच चुकी है कि लाशें दरियाओं में फेंकी जा रही हैं, यमुना के अंदर, गंगा के अंदर, उनको जलाने के लिए लकड़ी मौजूद नहीं है। और इंडियन वेरिएंट जो आया है वो सारे का सारा दुनिया को तोहफा दिया है मोदी साहब ने अपनी इनकम्पिटेंसी का, कि आज इंडियन जो वायरस है उसकी वजह से सबसे ज्यादा अमवात हो रही हैं। किसान सितंबर के बैठे हुए हैं, वहां पे चीन से कुट खाई है, और अभी दोबारा 2 मई को एक झड़प हुई है अजय शुक्ला ने जिसका जो है इंकिशाफ किया, जिसमें वो कहता है कि कैजुअल्टीज भी हुई हैं। और फिर वो खुद ही कहता है कि चाइनीज ने अपनी रीइंफोर्समेंट जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में बिठा ली है और जो है S-400 जो है पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे डिप्लॉय कर दी हैं। राफेल जो है, जिसको ये कहते थे कि राफेल, जिसकी पूजा भी की जा रही थी, जिसको ये समझते थे बस राफेल आ गया तो अब हम जो है वो स्टारशिप एंटरप्राइज को भी तबाह, हर जंग जीत जाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर फ्रांस के एक जज ने इनको पकड़ लिया और करप्शन साबित हो रही है। इकोनॉमी जो है वो डूब गई है, लेकिन ख्वाब वो देख रहे हैं, दाल खा के डकार मार रहे हैं, वो क्या नाम है, गौ माता के। तो आप इन चीजों को कैसे देख रहे हो? और ऐसे में एक जो पहले जेल थी इंडिया, उस जेल के अंदर लगता है पाबंदियां और आ गई हैं, क्योंकि माइनॉरिटीज जो हैं, दलित्स हो गए, आप जानते हो कि दलित्स के साथ जो सलूक किया जा रहा है, छोटी छोटी बातों पे उनकी औरतों को उठा लेते हैं, उनको नंगा परेड करवाते हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि इस वक्त जो गेम खेलने की कोशिश कर रहा है इंडिया खित्ते में, क्या इसकी औकात भी है, इतनी कैपेबिलिटी भी रखता है, या फिर ये सारा ऊपर ऊपर से है? क्योंकि चाइना के खिलाफ तो ये अभी तक नहीं मान रहे कि 2 मई को क्या हुआ।
देखिए, एक चीज तो है, जाहिरी तौर पे भारत इस वक्त बहुत ही जनाब खित्ते का एक ताकतवर तरीन मुल्क बन गया है। जाहिरी तौर पे वो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। जाहिरी तौर पे इकोनॉमी उसकी अच्छी जा रही थी कोरोना से पहले तक। जाहिरी तौर पे उसने रीजन में पाकिस्तान के अलावा बाकी सब के साथ अपने रवाबित भी बेहतरीन कर लिए थे। जाहिरी तौर पे वो अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे टर्म्स पे है। जो क्वाड्रिलेटरल इनका जो बन गया एक जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें भी अपनी अहमियत बड़ी इनको महसूस हो रही थी कि चाइना की सर्वेलेंस के लिए यहाँ पे मौजूद है। लेकिन हकीकत क्या है, अंदरून खाना दाखिली तौर पे इन लोगों ने इतनी कंट्रोल सोसाइटी अपनी बना ली है, इतनी कंट्रोल की जितनी आपने जिन चीज़ों की तरफ निशानदही की है, उन चीज़ों के ऊपर कोई बोलता तक नहीं है। तो होता क्या है कि छोटा से छोटा कोई ना इवेंट ये क्रिएट कर लेते हैं बीजेपी और जो गवर्नमेंट है, और उस पे नेशनल इंटरेस्ट, पेट्रियाटिज्म और नेशनलिस्टिक अप्रोच जो है उसको ले आते हैं। जितने भी इनके एक्टर्स हैं, जितने भी सहाफ़ी हैं, जितने भी सियासतदान हैं, वो मजबूर हो जाते हैं कि हमें अपने अखंड भारत, महाभारत और इन चीज़ों के लिए जो इसके हक में बोलना है। कोई इसके खिलाफ बोल ही नहीं सकता। अपनी अवाम को वो सारी एक एक लाइन पे लगा देते हैं। यहाँ तक कि जो इनके ऑपोजिशन पार्टीज हैं, वो तक इस बारे में नहीं बात कर सकते। मुश्किल से अगर वो गांधी साहब, क्या नाम है उनका, राहुल गांधी अगर कुछ बोलता है तो वो भी नपी तुले अल्फाज में बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि अपोजिशन तो बहरहाल उसको करनी है, लेकिन वो बहरहाल फिर भी नाकाम रहा है अब तक किसी किस्म की मरबूत किस्म की जो है ऑपोजिशन करने में। वजह क्या है कि इसने कंट्रोल सोसाइटी बना ली है। मीडिया सारा कंट्रोल्ड है, एकेडमिक जो जितने भी हैं सारे कंट्रोल हैं, जितने भी इनके लिखने पढ़ने वाले लोग हैं सब कंट्रोल्ड हैं। इस सूरत हाल में आप बताएं कि क्या कोई बोलेगा कि भारत के अंदर क्या हो रहा है, क्या उनके इकोनॉमी किस नहज पे जा रही है, कोरोना के अंदर क्या हालात हुए हैं, कोई भी नहीं बोलेगा। अब हमें ये जो इनकी स्पाइस का जो आया है नेटवर्क, जो पेगासस, सॉरी, उसका जो हमें पता चला है, वो यही एक हमारे पास मिसाल आई है कि किस तरीके से उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किए अपने जजेस के अंदर, जर्नल्स के अंदर, सोसाइटी के जितने भी उनके लोग हैं उन सब के अंदर, ताकि अगर कोई भी इस किस्म की उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ, उनकी आरएसएस की पॉलिसी के खिलाफ, हिंदुत्व पॉलिसी के खिलाफ अगर बात करने की कोशिश भी कर रहा है तो उसको फौरन वहां पकड़ लेते हैं। आप देखिए किस तरीके से उन्होंने अपना चैनल बनाया, एक वो अजीब सा, वो जो इनका एक एंकर होता था, मैं तो नाम भी नहीं रिपब्लिक। लेना चाहता उसका, जी, रिपब्लिक चैनल बनाया और वो अजीब सा एक एंकर उसको बिठा दिया। लेकिन खैर इस किस्म के लोग वो सामने लेकर आए हैं जो इनकी पॉलिसी बयान करें। इवन जो आम से आम छोटा से छोटा चैनल भी है, वो भी सिर्फ होता क्या है कि सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कुछ ना कुछ बात करनी है। अपनी वॉर मॉन्गरिंग इन्होंने शो की है पाकिस्तान के खिलाफ हर हर मौके पे। कश्मीर के ऊपर जितनी भी इन लोगों ने इसराइल की तर्ज के ऊपर जो एट्रोसिटीज इन्होंने शुरू की हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता। क्यों? अगर वो बात करेंगे तो वो भारत के खिलाफ बात करेंगे, ह्यूमैनिटी के ऊपर वो बात नहीं कर सकते। एमनेस्टी को यहाँ से इन्होंने भगा दिया। ट्विटर और फेसबुक, यूट्यूब, इन सब के वहाँ पे ऑफिस इन्होंने जबरदस्ती खुलवाने के बाद उनको इतना उन लोगों ने अपने रूल्स रिस्ट्रिक्शंस के पाबंद बना दिया है कि अब उनके ऊपर कोई भी बात करेगा, नाम वो लेंगे कि जनाब भारत के खिलाफ बात कर रही है, लेकिन एक्चुअली वो कंट्रोल कर रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट के ऊपर कोई तनकीद ना कर सके। ट्विटर के खिलाफ इन लोगों ने जो है पर्चा कटवा दिया कि जनाब आपने हमारे मैप जो है वो पूरा नहीं दिखाया भारत का। ट्विटर और फेसबुक के खिलाफ भी मैंने सुना कि उन्होंने इस किस्म की वो चीज अप्रोच करने के लिए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रोल सोसाइटी की तरफ लेके जा रहे हैं भारत को, और कुछ भी नहीं है जो मैं अब तक ये जो समझा हूँ। यार मंसूर, आपकी तरफ मैं आऊंगा। ये मैं कल मुझे किसी एक दोस्त ने एक वीडियो भेजी, ये इनका जो गौरव वारिया है उसकी थी। उसमें वो कहता है कि 3 बिलियन हमारे जो हैं वो जाया हुए हैं, रईस मुल्क है, 3 और हम खराब कर देंगे। अच्छा, अभी मैं ये वीडियो देख ही रहा था तो एक मुझे जो है रिपोर्ट आई, ये थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स। आप जानते हो कि दुनिया के भूख के ऊपर है, और मजे की बात ये कि ये 2020 की रिपोर्ट थी और उसके अंदर चाइना, ये जो इंडिया है, ये 94th पोजीशन में था 107 ममालिक में से। जबकि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह जो है वो बहुत ऊपर अच्छी पोजीशन में थे, ये 94th पोजीशन में था। ये कैसा रईस मुल्क है जहाँ पे गुर्बत, लोग भूखे नंगे सो रहे हैं।
वॉशरूम्स हैं नहीं, और उनका एक मिलिट्री ऑफिसर जो है वो कहता है रईस लोग हैं जी, 3 बिलियन लगाए हैं तो 3 बिलियन और लगाएंगे, तुम्हारी तरह के फुकरे तो नहीं। पाकिस्तान जो है जिसके साथ ये मुकाबला कर रहे हैं, इनके मुकाबले में बड़ा छोटा मुल्क है, लेकिन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इनका 1947 से खत्म नहीं हुआ। ये कैसी यार रईसियत है कि लोग तुम्हारे भूखे मर रहे हैं और तुम उनको पेट्रियटिज्म का जो है चूरन बेच बेच के उनका और इस्तेसाल कर रहे हो। तो क्या इस तरीके से मामलात रियासतों के चलते हैं? बिलाल साहब आपने जी जी जी, बोले बोले बिलाल बोले। साहब ये जो आपने बात की है ना, देखिए दो इंडिया है वहाँ पे। एक गरीबों का इंडिया है, एक और अमीरों का इंडिया है। रिसेंटली मैं एक रिसर्च जिस तरह आपने शेयर की अभी, मैं एक देख रहा था, उसमें ये था कि जो 16 वहाँ पे लोग हैं ना, वो 100 वहाँ पे उनकी कम से कम 600 अपना 60 मिलियन लोगों से ज्यादा उनके पास दौलत है। तो अब इतना वहाँ पे डिवाइड है, इतना डिवाइड है रिच और पुअर के दरमियान, तो वो फिर कैसे ना कहेंगे उनको लिए तो 3 बिलियन कुछ भी नहीं है ना। वो तो जाके देखे ना कि वहां पे जो इतने सारे लोग वहां पे, जिस तरह आपने बात की कि लाखों लोगों को एक्सेस नहीं है। आपको एक बात बताऊं कि ये बड़ा एक शोर मचा हुआ है यहाँ पर कि जी इतने सारे लोग कोविड से वहां पे मर रहे हैं। वहां पे स्नेक बाइट से कम हर साल लाख के करीब लोग मर जाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप जाके देखें ना, तो वो 1,80,000 या 1,50,000 के दरमियान है, और सबसे ज्यादा तादाद आपकी स्नेक बाइट की इंडिया के अंदर है। कैन यू इमेजिन कि इतने सारे लोग वो बेचारे पड़े पड़े मर जाते हैं। रईस एंड लोग हैं, और उसके जो रईस लोग हैं अयाज भाई, आप समझते नहीं, रईस लोग हैं। जी वो रईस, वो देखे ना, वो चंद तबका है। और ये जो डिवीजन है ना सर, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, या फिर आप कह लें कि ये जो इतना बड़ा डिस्टेंस है इन लोगों के दरमियान, कि वो जो एक अशराफिया है, वो चंद लोग वहां पर हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे इंडिया के अंदर। और वहां पे जो मैसेज है, मैसेज को इन्होंने कैसे कंट्रोल किया है, वो बड़ा आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। उन्होंने इसको अपने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के साथ कंट्रोल किया हुआ है। जिस तरह मैंने कहा कि अपनी उसकी जो इनके पास फिल्म इंडस्ट्री है, उसके जरिए से कंट्रोल किया हुआ है। और फिर ये पाकिस्तान दुश्मनी उनके लिए बेहतरीन टूल है। अब पेगासस की आप बात कर रहे थे, तो मैं आई वाज जस्ट वॉन्डरिंग के इसराइल के अंदर ये इट्स नॉट जस्ट एमएसओ एक वाहिद फर्म नहीं है, वो मोर देन 700 वहां पे इस तरह की फर्म्स हैं जो इसी काम में लगी हुई हैं। और पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने सेल आउट किए हैं आपके जो स्पाइंग जो इनकी डिवाइसेस हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर हैं। अब जो एक मुल्क सब अपनी एक डिवाइस किसी को सेल करता है इस तरह की, वो सिर्फ उस मुल्क के पास उसका डाटा नहीं वो जा रहा होता है और वो कंट्रोल नहीं कर रहा होता, वो सारा का सारा आज जो मुल्क बेच रहा है, यानी कि इसराइल के पास भी वो सारा का सारा डाटा जा रहा है। तो इनके पास सिर्फ एक नहीं है, ये सर्वर्स तक एक्सेस कर सकते हैं, या फोन के जैसे कह लें कि सिर्फ एक फोन का नंबर इनके पास हो तो उसके जरिए से भी एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने आपके फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इवन अब पता नहीं है जूम तक भी उनकी एक्सेस है या नहीं है, बट दे हैव एक्सेस टू, मतलब हर तरह तक उन तक वो पहुंचे हुए हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर मुझे ये समझ नहीं आती कि जब एक वेपन हो, जिसे आप वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन कहते हैं, वो इस इराक में था या नहीं था, तो वहां पर जाके इन्होंने सारा कुछ कर दिया। अब एक मुल्क एक ऐसी चीजें बेच रहा है जो कि ह्यूमन राइट्स के भी अगेंस्ट है, जो कि बहुत बड़ा खतरा है इंसानियत के लिए भी। और जिस तरह के अभी नईम ने बात की कि कंट्रोल्ड सोसाइटीज बनाई जा रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये एक वो दिया जा रहा है, एक आइडियोलॉजी दी जा रही है इन डिवाइसेस के जरिए से। यही आइडियोलॉजी जो है सेल हो रही है। तो कि जी आपने कंट्रोल करना है अपने लोगों को, आपने उनको हिलने नहीं देना। कोविड के अंदर आप देख लें कि इंडिया की जो फोर्सेस थी, उन्होंने जितना हाल उनके साथ जो किया था वहां की आवाम के साथ, वो भी कोई कम नहीं था। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता, आई थिंक मंसूर कैन स्पीक बेटर ऑन दिस वन। मंसूर, आई नया सवाल वांट आपके हिम टू लिए, टेल। अब आपके लिए नया सवाल है। बात ये है कि यार 94th पोजीशन ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर, मेजॉरिटी पॉपुलेशन उनको ये नहीं पता कि कमोड क्या होता है। जिस किस्म का पानी वो पी रहे हैं, जिस किस्म की वो खासतौर पे मोदी के आने के बाद टॉप जो पोल्यूटेड सिटीज हैं उनमें इंडिया के अच्छे खासे शहर आ चुके हैं। ऐसी हालत के अंदर एक चांस मिल रहा है बीआरआई का, एक आपका बड़ा हमसाया जो है वो आपको कहता है आप बीआरआई में शामिल हो, आप बीआरआई में शामिल नहीं होते, बल्कि उसकी राह में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। हालांकि खित्ते के साथ के तमाम ममालिक तकरीबन बीआरआई का हिस्सा बन चुके हैं।
उसके बाद जब अफगानिस्तान से हम देखते हैं कि अमेरिका निकलना शुरू होता है तो वहां पे खाना जंगी के लिए इंस्टिगेशन शुरू कर देता है वो मुल्क। क्या कोई ऐसी रियासत दुनिया में आपने और देखी है जहां पे लोग जो हैं अपने सियासी कम्युनिटी या एक जात वो अपनी सियासी सर्वाइवल के लिए अपनी आवाम को भूख, नंग, गुर्बत, अजियत के उसमें फेंक दे और एक हाथ में आते हुए चांस को छोड़ दे? क्या साइकी है इसके पीछे यार? बिलाल साहब, अभी आपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स वगैरह की बात की, काफी आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए। अगर आप इंडिया की अभी की सूरत हाल देखें तो अगर उसका जायजा लें तो वो बिल्कुल उनका रिवर्स गियर लगा हुआ है हजारों साल पुराने जमाने की तरफ, जहाँ से वो अपने आप को कहते हैं चाणक्य के जमाने से लेकर। घर उसकी कई वापसी। मिसालें हैं। हाँ, उसकी कई मिसालें हैं। अभी आप देखें कोरोना का कितना बड़ा क्राइसिस आया, एक डेल्टा वायरस आया, लाखों इंडियंस मर गए, उनके अस्पताल भर गए, सड़कों पे उनकी डेथ्स हो रही हैं। और वहां पे क्या चल रहा है कि गौ माता के वो मूत्र के जरिए आप कोरोना का इलाज कर रहे हैं। और बाकायदा स्टेट स्पॉन्सर्ड कंपनियां जो हैं, वो आपको पता है, उनके बाबा रामदेव एक बड़े मशहूर हैं, जिनकी एक आयुर्वेदिक एक कंपनी भी है। तो उसने तो यहाँ तक कह दिया, उसके आपको पता है मोदी से बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं बाबा रामदेव के, और मोदी उसके काफी ज्यादा भक्त भी हैं। तो उसने बाकायदा कह दिया कि ये जो मेडिकल साइंस है ये कोरोना का इलाज नहीं कर सकती, आप सारे जो हैं आयुर्वेदिक या हिकमत की तरफ चले जाएं। उस पर फिर जो इंडियन डॉक्टर्स है उन्होंने एक कंट्री वाइड स्ट्राइक कर दी कि आप इस वक्त इतने जबरदस्त क्राइसिस में हैं, और एक मोदी का इतना बड़ा दोस्त बाबा रामदेव जो है वो सिर्फ अपनी कंपनी चलाने के लिए इस तरह के आइडियाज दे रहा है। फिर आपको पता है वहां पे कैसे कैसे मनाजिर आए कि गाय के गोबर में नहाया जा रहा है, ठीक है, और वो पता नहीं कोरोना को खुश करने के लिए कोई पूजा की जा रही है। तो क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी 21वीं सदी का मुल्क, जब दुनिया चांद पे और मरीज पे जा रही है और अभी ये जो टेक्नोलॉजी का मुस्बत यूज की बात हो रही है, तो वो वहां पे ये हरकतें हों? फिर आप जो आरएसएस की जो फिलॉसफी है ना, मतलब हम ओवरऑल हिंदुओं की बात नहीं कर रहे, नहीं, हम ओवरऑल किसी और मजहब की बात करते हैं, हम तो सिर्फ जाइनिस्ट फिलॉसफी या आरएसएस फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। आप ये देखें, एक तरफ तो उनकी मुसलमानों से नफरत है, एक तरफ तो वो कहते हैं कि ये ऑक्युपायर्स थे, एक तरफ तो आगे कहते हैं उन्होंने इंडिया का कल्चर चेंज कर दिया, अगर आपने रहना है तो आप हिंदू कन्वर्ट हो जाओ या आप जय श्री राम और दूसरे नारे लगाओ। दूसरी तरफ आप देखें आपका रेवेन्यू आप कहाँ से जनरेट कर रहे हैं। आप मुगल से नफरत करते हैं, लेकिन सारी की सारी आपकी तारीखी इमारत जो है वो मुगल से जनरेट होती है। आप ताजमहल को उठा लें, आप गिरा दें ताजमहल, अगर आपको इतनी मुसलमानों से नफरत है। आप जितने भी किले शिले जो मुगलों के बनाए हुए आप गिरा दें, आपका रेवेन्यू कहाँ जाएगा? फिर एक मजे की बात है, मैं भी एक रिसर्च पढ़ रहा था कि वो गाय को कहा जाता है वहां पे अपनी माँ है, और यकीनन हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि अगर किसी मजहब में कोई एक व्यू है। लेकिन आप ये देखें कि मैं एक स्टडी पढ़ रहा था कि इंडिया जो था 2020 में लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर था, उन्होंने तकरीबन 2.5 से 3 अरब डॉलर का बीफ एक्सपोर्ट किया, जिसमें भैंस और गाय दोनों का गोश्त शामिल है। तो ये अच्छी वालदा है इनकी, जो अपनी वालदा को बेच रहे होते हैं, और साथ वालदा कमा के दे रही है इनको। वालदा कमा के दे रही है, मतलब वालदा को बेचते भी हैं। और अगर वालदा को इनकी कोई गैर हिंदू खा ले तो वो बहुत बड़ा जुर्म है, उसको लिंच कर दिया जाएगा। अगर वो कोई बाहर जाके गोरा किसी मैकडोनल्ड में यूज हो रहा है या वो किसी और इस तरह की फास्ट फूड में यूज हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो ये इनकी जो इंटरनल कंट्राडिक्शन है वो बड़ी जबरदस्त है। और फिर आप ये देखें कि जब आपकी कारकर्दगी जीरो हो, जब आपके पास कोई प्रोग्राम ना हो, तो आपने अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के गिमिक्स करने ही होते हैं। मिसाल के तौर पे कहीं पे आप मजहब का इशू छेड़ देंगे, कहीं पे आप कोई और इशू छेड़ देंगे। फिर दूसरी बात है, जो नरेंद्र मोदी है ना, वो खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज शख्सियत के मालिक हैं। आप ये देखें कि वो ट्रंप के पास गए तो उन्होंने वहां पर जाके अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा दिया। अब वो जो बाइडेन की मिन्नतें कर रहे हैं। फिर वो कभी अशरफ गनी के साथ मिलते हैं और फिर कभी वो तालिबान के साथ मिलने की कोशिश शुरू कर देते हैं जयशंकर साथ। फिर उनको वहां से नहीं मिलती तो फिर वो दोबारा वहां पे कोई एक जहाज भेज देते हैं जिसमें वो तालिबान के खिलाफ जो है वो असला वगैरह लाने की वो बात शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक कंट्राडिक्टरी फिलोसफी है, ये बेवकूफ लोगों की फिलोसफी है, जो हिंदुत्व फिलोसफी होगी, जो आरएसएस की फिलोसफी होगी, और ये डंगर टाइप लोगों की फिलोसफी है जो इस टाइम 21वीं सदी में कम से कम मॉडर्न दुनिया के साथ नहीं चल सकती। यार आखिरी 1 मिनट, नईम आप हमारे साथ हो? नईम, मेरे ख्याल में नईम का जो है हमसे राब्ता जो है वो खत्म हो गया है। जाने से पहले कंक्लूजन ये है कि जो शीशे के घरों में रहते हैं ना, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। हिंदुस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, और जैसा कि हमारे वजीर आज़म ने भी कहा कि हम तो महजब तरीके से रहना चाहते हैं, लेकिन आई डोंट नो क्या कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से 1947 से अब तक इंडिया पाकिस्तान के लिए मसाइल
और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाता जा रहा है। कभी आबी दहशतगर्दी होती है, कभी हमारे पैसे रोक लेता है, कभी पाकिस्तान की मुखालिफ जो कुव्वतों को सपोर्ट करके यहाँ पे कत्लो गारतगरी करवाता है, और उसके बाद चीखें मारता है कि जी जब अपने मकाफात अमल सामने आते हैं, चाहे वो कश्मीर में हो, नागालैंड में हो, मिजोरम में हो, या खुद नेक्सलाइट्स जो कुछ कर रहे हैं, तो फिर ये चीखें मारने लग जाता है। हालांकि खित्ते के तमाम ममालिक हिंदुस्तान की इस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की वजह से बहुत सफ़र कर चुके हैं। तो हिंदुस्तान जो है, हम तो उसके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन मैं हिंदुस्तानी ऑडियंस से यही कहूँगा, अगर कोई देख रहे हैं, कि बात ये है मेरे भाई कि गिव रिस्पेक्ट और उसके बदले में रिस्पेक्ट। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों की मीडिया ने, आपकी फिल्म इंडस्ट्री ने पाकिस्तान के खिलाफ नफरत जो है फैलाई है, तो जब उसका जवाब आए तो फिर रोना नहीं है। उसका जवाब हम देंगे, ये हमारी शराफत है, लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे कि पीस को हम चांस देना चाहते हैं। जाने से पहले मैं आप सबसे ये अपील करूंगा कि अगर आप समझते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। वो सपोर्ट इस तरीके से कर सकते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ इसको शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ, ताकि हमारी व्यूअरशिप बढ़े और जो सब्सक्रिप्शन बढ़े, ताकि हम अपने चैनल के अंदर मजीद बेहतर जो है चेंजेस ला सकें। अंटिल नेक्स्ट एपिसोड, मुझे मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान को, मंसूर को और अयाज को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।